हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप पर। और मैं नितिन आपको पढ़ा रहा था भारत के मौलिक अधिकार या नागरिकों के मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार पढ़ने के क्रम में हम आर्टिकल 14 तक पहुंच चुके थे। और आर्टिकल 14 में हमने देख लिया था कि विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये बातें हमने समझ ली थी। तो चलिए अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं और आगे के मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं। अच्छा, पहले मौलिक अधिकारों को आगे के पढ़ने से पहले हम क्या काम करेंगे, एक बार थोड़ा सा 2-4 मिनट का रिवीजन कर लेंगे कि हमने पीछे की क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करते हैं एक बार। तो हमने जो पिछली क्लास में जो पढ़े थे, पिछली क्लास में जो हमने बातें पढ़ी थी वो बातें पढ़ी थी यहाँ से मूल अधिकार के बारे में। और ये जो मौलिक अधिकारों के बारे में हमने बातें पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ा था, देखो आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में हमने क्या बात पढ़ी थी, आर्टिकल 12 में हमने पढ़ी थी राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या थी, ये थी आपकी भारत की सरकार व संसद, राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकरण, इनके अंतर्गत काम करने वाले सभी अधिकारी पदाधिकारी व कर्मचारी राज्य की परिभाषा में आएंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने क्या बात पढ़ी थी, दूसरे नंबर पर हमने बात ये पढ़ी थी आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 में क्या चीजें पढ़ी थी, आर्टिकल 13 में हमने चीज पढ़ी थी, आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा था मूल अधिकारों का अल्पीकरण और उनको असंगत करने वाली विधियां। यानी कि ऐसे मौलिक अधिकार, सॉरी ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हो तो उन्हें शून्य कर दिया जाएगा। वो सारी बातें हमने किस में पढ़ी थी, आर्टिकल 13 में पढ़ी थी। और आर्टिकल 13 में ही हमने एक बात और पढ़ी थी, विधि की परिभाषा। और आर्टिकल 13 में एक बात और पढ़ी थी कि आर्टिकल 13 की कही गई कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी, यानी संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या थी, वो सारी बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ये विधि की परिभाषा थी और ये संविधान संशोधन थे जो 3 प्रकार से थे। ठीक है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 14, ये वाला। और आर्टिकल 14 में हमने क्या बातें पढ़ी थी, आर्टिकल 14 में हमने दो बात पढ़ी थी। एक बात तो पढ़ी थी विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समता जो सिद्धांत ये लिया गया है प्रोफेसर डाइसी के सिद्धांत से लिया गया है, ब्रिटेन से अपनाया गया है। और इसमें क्या बात बताई गई है, इसमें बात बताई गई है कि कानून लिखित रूप में होना चाहिए और कानून में किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त ना हो। फिर हमने क्या पढ़ा था, विधियों का समान संरक्षण पढ़ा था। और विधियों के समान संरक्षण में क्या बात पढ़ी थी, विधियों के समान संरक्षण में पढ़ी थी, एक तो यह अवधारणा अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट की गई है। दूसरी बात, इसमें बात बताई गई है कि विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न कानून हो सकते हैं या एक ही वर्गों के लिए एक जैसा कानून हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और फिर लास्ट में हमने पढ़े थे आर्टिकल 14 के अपवाद, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अपवाद होंगे। यानी विधि की परिभाषा से कुछ व्यक्तियों को क्या रखा गया है, परे रखा गया है। जैसे राष्ट्रपति था, राज्यपाल थे। राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या है, आर्टिकल 361 के तहत अपने द्वारा किए गए यानी पद पर रहते हुए किए गए कार्य के विरुद्ध जवाबदेही नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी कोर्ट उन्हें क्या है, समन जारी नहीं करेगा। समन मतलब रिट जारी नहीं करेगा, समन मतलब बुलावा पत्र या परमादेश। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली थी और अब हम चल रहे हैं आर्टिकल 15 की तरफ। ठीक है, अब ये जो हमारा आर्टिकल 15 है, एक बात पहले मैं समझा दूं। देखो ये जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15, ये जो आर्टिकल 15 है, इस आर्टिकल 15 में 6 बात कही गई, यानी इसके 6 क्लोज है। जैसे आर्टिकल 15 का 1, आर्टिकल 15 का 2, आर्टिकल 15 का 3, 4, 5 और 6। इस आर्टिकल 15 में 6 बात कही गई है। अच्छा, ये जो 6 बात है इस आर्टिकल 15 में क्या बात बताई गई है, इस आर्टिकल 15 में बताई गई है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, चलो। ये जो आर्टिकल 15 का 1 और 2 है, इसमें ये बात बताई गई कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और 15 का 3, 15 का 4, 5 और 6 तक इसमें बताइए कि राज्य भेदभाव करेगा, लेकिन जो राज्य भेदभाव कर रहा है, राज्य का भेदभाव तार्किक है और सकारात्मक है। ठीक है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, तार्किक है और सकारात्मक है। तो यानी राज्य जो भेदभाव कर रहा है उसका कुछ तर्क है और उसकी प्रवृत्ति है सकारात्मक। तो एक बार अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या क्या बातें हैं। चलिए,
अब देखो ये जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में देखो क्या बात बताई गई है। आर्टिकल 15 बताया धर्म आदि के आधार पर, यहाँ पर शब्द गलत लिखा हुआ है पर, धर्म आदि के आधार पर विभेद निषेध, यानी कि राज्य धर्म आदि यानी और भी बहुत सारे कारक हैं जिनके आधार पर राज्य क्या नहीं है, भेदभाव नहीं करेगा। अब कौन कौन से कारक हैं ये बात बताई गई हमारी आर्टिकल 15 का क्लोज 1। अब ये जो आर्टिकल 15 का क्लोज 1 है इसमें 5 आधार बताए गए हैं। इन 5 आधारों के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगा, भेदभाव। अब देखो 5 आधार कौन कौन से हैं। ये जो 5 आधार हैं ये इस प्रकार है, देखो राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग मतलब जेंडर, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। यानी कि ये 5 आधार है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये बात किसमें लिखी है, आर्टिकल 15 के क्लोज 1 में। अब दूसरा आर्टिकल है 15 का क्लोज 2। इसमें क्या बात बताई गई है कि यह राज्य व व्यक्ति, शब्द लिखा हुआ है राज्य और व्यक्ति, यानी राज्य और व्यक्ति को दोनों को भेदभाव करने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे स्थान या ऐसे सार्वजनिक स्थल जो राज्य से वित्त पोषित है या पूरे राज्य के ही हैं उस पर किसी व्यक्ति को आने जाने से नहीं रोका जाएगा, उसके प्रयोग से नहीं रोका जाएगा। अब कैसे स्थल है, जैसे दुकान हुई, कोई सार्वजनिक स्थल हुए, होटल, मनोरंजन स्थल, पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुएं, तालाब आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कुएं, तालाब, होटल यानी जो राज्य की संस्थाएं हैं उनमें राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और देखो ये जो आर्टिकल 15 का क्लोज 2 है ये राज्य के साथ साथ राज्य के व्यक्तियों को भी भेदभाव करने से रोकता है, यानी कोई व्यक्ति किसी को भी सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग से नहीं रोक सकता है। ये बात कर रहा है हमारा आर्टिकल 15 का क्लोज 2। अब इसके अंदर अभी जैसे मैंने बात बताई थी आपको कि आर्टिकल 15 का 3, 15 का 4 और 15 का 5 और 15 का 6, ये जो 4 आर्टिकल हैं ये आर्टिकल 15 का 1 और 15 के 2 का अपवाद है। अपवाद का मतलब ये है कि आर्टिकल 15 का 1 और 15 का 2 तो ये कह रहे हैं कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, और ये जो आर्टिकल हमारे हैं ये आर्टिकल क्या कह रहे हैं कि राज्य भेदभाव करेगा, लेकिन वो जो राज्य का भेदभाव होगा तार्किक होगा और सकारात्मक होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 के क्लोज 3 पर आ जाओ फिर। अब आर्टिकल 15 का क्लोज 3 क्या कह रहा है आर्टिकल 15 का क्लोज 3 कह रहा है कि राज्य स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, यानी कि राज्य स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। सीधी सी बात यह है, स्त्री क्या है, एक वर्ग है, या ये कह दो कि लिंग है, और लिंग के आधार पर इसमें बताएगा कि भेदभाव नहीं करेगा और इसमें बता दिया कि भेदभाव करेगा। लेकिन राज्य का जो ये भेदभाव है तार्किक है और सकारात्मक है, स्त्री और बच्चों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, ये बात बताई गई आर्टिकल 15 के क्लोज 3 में। आगे चलते हैं हम 15 का क्लोज 4। अब इसमें क्या बात बताई गई है, इसमें 15 के क्लोज 4 में बताई गई है आरक्षण की बात। आरक्षण की बात कैसे कि राज्य ने इसमें बताया है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे SC, ST और OBC के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट राज्य को देता है। यानी कि राज्य क्या काम करेगा, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं या जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग मतलब SC, ST और OBC के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट राज्य को देता है, यानी उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की छूट राज्य को देता है। अब इसमें एक बात ये याद रखनी है कि ये जो आर्टिकल 15 का 4 हमारे संविधान में जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन जब हुआ था संविधान में 1951 में, 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अच्छा, हुआ क्या था कि एक केस हुआ था चंपारण दोराई राजन केस। अब ये जो मामला हुआ था, ये मामला क्या हुआ था, इसमें एक लड़की थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गई है तमिलनाडु में, और वहां पर क्या है कि विशेष वर्गों के आधार पर उन्होंने सीटें रिजर्व की हुई थी और इसको एडमिशन नहीं मिल पाया मेडिकल कॉलेज में। तो फिर ये केस चले गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें फैसला दिया है कि राज्य
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यानी एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण की या विशेष प्रावधान कर सकता है। ये छूट राज्य को दी गई है। अब आर्टिकल 15 का क्लोज 5, इसमें क्या बात बताई गई है? प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में। जैसे आप प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, मेरिट लगती है। अब उसमें क्या देखोगे, मेरिट में आप जनरल की मेरिट अलग लगेगी, ओबीसी की मेरिट अलग लगेगी, एससी की अलग लगेगी, एसटी की अलग लगेगी। तो ये जो मेरिट लग रही है अलग अलग प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी, ये आर्टिकल 15 के क्लोज 5 के अनुसार उसे अधिकार दिया गया है, यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई है प्रवेश के संबंध में। ठीक है, यानी कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के लिए विशेष उपबंध या आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण बात याद रखनी आपको ये है कि इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब ये जो आर्टिकल 15 का क्लोज 6 है, इसके बारे में देखना है। अब देखो, ये जो 15 का क्लोज 6 है, ये ईडब्ल्यूएस वाला है। ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण मिला है, ये किसमें? 15 के 6 में। अब ये इसमें क्या कहा है? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में अगड़े वर्गों के लिए, अगड़े वर्ग जो है ये सामान्य वर्ग के लोग हैं, इसी में से आ रहे हैं। अगड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई गई थी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, ये जो कैटेगरी बनाई गई थी इनके लिए। अब देखो, ये संविधान संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा इसे जोड़ा गया है? वो था 103वां संविधान संशोधन और 2019 का। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारे आर्टिकल 15 के अनुसार। और सीधी सी बात यह है कि आर्टिकल 15 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, आरक्षण किस आधार पर की गई है? शैक्षणिक आधार पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरक्षण हमारा दिया गया है, कोई जाति के आधार पर नहीं दिया गया है। उसका तार्किक कारण है और सकारात्मक कारण भी है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को उत्थान करने के लिए। ठीक है, तो ये आरक्षण की बात आर्टिकल 15 में दी गई है। और ये कैसा आरक्षण है? शिक्षा में आरक्षण। एक आरक्षण नौकरियों में आरक्षण है, जो अभी हम आर्टिकल 16 में देखेंगे। और एक आरक्षण राजनीति में आरक्षण, जो आर्टिकल 330 से 335 के बीच में दिया गया है। ठीक है, तो आरक्षण 3 तरीके से दिया गया है। चलिए, अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 16। अब देखो, आर्टिकल 16 में भी बिल्कुल सेम 6 ही क्लोज हैं, जैसे आर्टिकल 15 में 6 क्लोज थे। बिल्कुल 6 बात इसमें भी ऐसी बताई गई है। अब देखो, आर्टिकल 16 का जो क्लोज 1 है, इसमें क्या बात बताई गई? इसमें बात बताइए, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। ये बात किस में बताई गई? आर्टिकल 16 के क्लोज 1 में बात बताई गई है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। अब आर्टिकल 16 का क्लोज 2 क्या कह रहा है? 16 का क्लोज 2 ये कह रहा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव व निवास के आधार पर राज्य लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। अब जो आर्टिकल 15 था उसमें कितने आधार थे? उसमें 5 आधार थे। और आर्टिकल 16 है, इसमें आधार कितने हैं भेदभाव नहीं करने के? 7 आधार है टोटल। ठीक है, इसमें 7 आधार दिए गए हैं और उसमें आर्टिकल 15 में 5 आधार थे कि इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अब जैसे हमने ये बात देखी थी कि आर्टिकल 15 में एक बात तो कह रहा कि भेदभाव करेगा और दूसरे आर्टिकलों में कह रहा कि भेदभाव नहीं करेगा। ठीक वैसे ही बात यहाँ पर भी है। देखो कैसे कि जो हमारे आर्टिकल 16 का क्लोज 3 है, 16 का क्लोज 4 है और 16 का क्लोज 5 और 16 का क्लोज 6, ये अपवाद के रूप में है। किसके? आर्टिकल 16 का क्लोज 1 व 16 का क्लोज 2। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 16 का 1 और 16 का 2 कह रहा है कि भेदभाव नहीं करेगा और बाकी नीचे का आर्टिकल कह रहे हैं कि भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन भेदभाव क्या है? तार्किक है और सकारात्मक है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? देखो आर्टिकल 16 का जो क्लोज 3 है, इसमें क्या बात बताई गई है? निवास के आधार पर भेदभाव या राज्य विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, लेकिन इस संबंध में कानून संसद बनाएगी। ठीक है, निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा करना है तो इस संबंध में कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद के अलावा कोई कानून नहीं बना सकता।
यानी संसद ही कानून बना सकती है निवास के आधार पर भेदभाव करने के लिए। चलो, आर्टिकल 16 का जो क्लोज 4 है, इसमें क्या बात बताई गई है कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे लोग जिनका सरकारी नौकरियों में, ठीक है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको, उनके लिए, उनको आ रहा है इसमें, ये है उनके लिए, उनके लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अब पिछड़े हुए लोग वाली बात आई है, फिर से इसमें फिर से बात वही क्या आ जाएगी, SC ST व OBC वाली बात। ठीक है भाई, यानी कि समाज में ऐसे पिछड़े हुए लोग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनकी संख्या सरकारी नौकरियों में कम है, उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य क्या कर सकता है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, आर्टिकल 16 के क्लोज 4 के अनुसार। ठीक है, अब 16 का क्लोज 5 क्या कह रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, और 16 का क्लोज 6 क्या कह रहा है, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अगड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था। अब ये नौकरियों में 10% आरक्षण है EWS का, और 15 के 6 में क्या था, वो शिक्षा में आरक्षण था EWS का 10%। और अभी मैंने पिछले ही आर्टिकल में बताया कि आर्टिकल 16 का 6 या 15 का 6 किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 103वां संविधान संशोधन, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 15 और 16 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 15 में शिक्षा के आधार पर आरक्षण की बात की गई है, और आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरियों के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलो, अब आगे की बात देखो। आर्टिकल 16 हो गया। अब आर्टिकल इसके बाद क्या आएगा, आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 में क्या बात बताई गई है, आर्टिकल 17 में बताई गई है, आर्टिकल 17 और इसमें बात बताई गई है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अब साधारण सी बात है कि राज्य अस्पृश्यता का अंत करेगा, भेदभाव को कम करेगा, जातिगत आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं उसको खत्म करने का प्रयास राज्य करेगा। ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 17 में कोई रॉकेट साइंस जैसी वाली इसमें बात है नहीं कि कोई रॉकेट साइंस इसमें कुछ ज्यादा खास समझने वाली चीज है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं अब, और हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 18। अब ये जो आर्टिकल 18 है इसे समझना ठीक तरीके से पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बात बताई गई है उपाधियों का अंत, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कौन क्या उपाधि है और क्या उपाधि के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 18 में देखो क्या बात बताई गई है कि उपाधियों का अंत, यानी राज्य क्या काम करेगा, राज्य उपाधियों का अंत करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। अब देखो इसमें बात क्या है, आर्टिकल 18 के 4 क्लोज हैं, 4 बात बताई गई है। देखो पहले क्लोज में क्या बात बताई गई है, 18 के पहले क्लोज में राज्य सेना व विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, पहली बात कि राज्य सेना या विद्या का जो भी सम्मान है, जैसे PhD डॉक्टरेट की उपाधि है, उनके अलावा बाकी कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। चलो, आर्टिकल 18 के 2 में क्या बताया गया, भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं ले सकते, यानी ऐसे भारतीय नागरिक जो ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं वो विदेशों से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित है। और ये आर्टिकल 18 के क्लोज 2 में बताई गई बात है। 18 के क्लोज 3 में क्या बात बताई गई है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन लाभ के पद पर है, यानी कोई भारत का नागरिक नहीं है, बाहर का व्यक्ति और भारत में जॉब कर रहा है, कैसी सरकार के समक्ष कार्य कर रहा है, लाभ के पद पर है, और अगर वो व्यक्ति राज्य से किसी विदेशी राज्य की उपाधि धारण कर सकता है, लेकिन
उपाधि धारण करने से पहले क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। ठीक है, अगर राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे रहा है तभी ले सकता है, और अगर राष्ट्रपति की सहमति नहीं है तो उपाधि नहीं लेगा फिर। ठीक है, कैसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक ना हो लेकिन लाभ के पद पर हो। ठीक है, वो व्यक्ति। अब आर्टिकल 18 के क्लोज 4 में क्या बात बताई गई है कि भारतीय हो या विदेशी, भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा भारतीय व्यक्ति या ऐसा भारतीय या विदेशी व्यक्ति जो लाभ के पद पर हो, तो वो क्या काम करेगा, विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि, पद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति या सहमति लेनी जरूरी होगी उसे। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ी सी डाउट वाली बात ये थी कि जो हमारी ये पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री के जो होते हैं अवार्ड होते हैं, ये उपाधि के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला दिया था 1954 में, जजमेंट आया था एक सुप्रीम कोर्ट का। उसने कहा था कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पुरस्कार माना गया है, ना कि उपाधि। हालांकि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग पर मनाही है। ठीक है, उपसर्ग या प्रत्यय, यानी उपसर्ग मतलब जो ऊपर लग रहे हैं नाम से पहले लगेंगे, प्रत्यय जो नाम के बाद लगेंगे। यानी कि अगर किसी को पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण से नवाजा गया है तो उनका इस्तेमाल वो अपने नाम से पहले या नाम के बाद नहीं कर सकता। बाकी ये उपाधियां नहीं है, इन्हें सिर्फ पुरस्कार माना गया है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 18 था। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, नोट करना चाह रहे हो नोट तक कर ही लोगे बाद में। खैर, बाकी पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिसका नाम है आर्टिकल 19। ठीक है, चलो आर्टिकल 19 में क्या बात बताई गई है। आर्टिकल 19 में जो बात बताई गई है, अच्छा पहले एक बात समझो, हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे और हमने देखे थे कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में 6 अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त है, और 6 में से हमने एक मौलिक अधिकार पढ़ लिया है जिसका नाम क्या है, समता का अधिकार। अब ये जो समता का अधिकार है ये हम पढ़ चुके हैं अब। ठीक है, क्योंकि ये जो समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच तक था, और हमने अब आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच के सभी आर्टिकल पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है दूसरा मौलिक अधिकार जिसका नाम क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन किस किस आर्टिकल में करा गया है, ये हमारा आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 के बीच में दी गई है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि अब हमारा दूसरा मौलिक अधिकार स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि देखो, हमें स्वतंत्रता का अधिकार इस तरीके से पढ़ना है कि आपको स्वतंत्रता तो दी गई है लेकिन उस पर पाबंदियां भी लगाई गई हैं। तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, स्वतंत्रता पढ़ा देंगे आपको, पाबंदियां नहीं पढ़ाएंगे कि उनके ऊपर क्या पाबंदियां हैं। वो पाबंदियां भी पढ़नी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको पता रहे कि आप कितने स्वतंत्र हैं या आपका दायरा कितना है स्वतंत्रता का। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं बात कि आर्टिकल 19 में क्या बात बताई गई है। ठीक है, चलो अब एक बार मैं पहले यहीं पर बात बता रहा हूँ एक और, कि जो हमारा आर्टिकल 19 है, ये आर्टिकल 19 है, और इस आर्टिकल 19 में क्या बात बताई गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 6 प्रकार की स्वतंत्रता आती है। अब मोस्टली बच्चों को वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता ही पता होती है और आगे की बात मुश्किल से ही पता होती है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जितना भी सारा कुछ मटेरियल है, सारा मटेरियल देखेंगे आर्टिकल 19 में क्या क्या सारी बातें हैं। देखो, जैसे आर्टिकल 19 है,
ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल 19 का क्लोज 1 और इसका भी सब क्लोज ए के अंतर्गत दी गई है। अब आर्टिकल 19 का क्लोज 2 भी है, आर्टिकल 19 का क्लोज 3 भी है और आर्टिकल 19 का क्लोज 4 भी है। आर्टिकल 19 का क्लोज 4 भी है और आर्टिकल 19 का क्लोज 5 भी है और आर्टिकल 19 का क्लोज 6 भी है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 है और इस क्लोज 1 में क्या बात बताई गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन बाकी के जो आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें बताए गए हैं निर्बंधन, यानी कि आपकी स्वतंत्रता को किन आधारों पर निर्बंधित किया जा सकता है, आपको किस काम को करने से रोका जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उन पर क्या लगाई गई है, पाबंदियां लगाई गई हैं, और वो जो पाबंदियां हैं 19 के क्लोज 2, 3, 4, 5 और 6 में दी गई है। ठीक है, तो वो सारी बात पढ़नी है एक एक करके हमें। चलिए आर्टिकल 19 की तरफ चल रहे हैं हम। और ये जो आर्टिकल 19 है, इस आर्टिकल 19 में आप देखो, ये एक टेबल दिख रही होगी आपको। इस टेबल में क्या है, एक तरफ आर्टिकल लिखे गए हैं और दूसरी तरफ क्या लिखा गया है, जो आपकी उन स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए गए हैं। ठीक है, देखो कैसे है। जो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 है और उसका भी सब क्लोज क्या है, ए। इस सब क्लोज ए में क्या बात बताई गई है, देखो भाई इस सब क्लोज ए में बताई गई है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अब वाक का मतलब क्या है, वाक का मतलब ये है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब है खुद को रिप्रेजेंट करने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है खुद को, कैसी ड्रेसिंग सेंस रखनी है, कैसे कपड़े पहने, ये सारी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, एक तो इसमें बताई गई है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरी बात बताई गई है इसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार था, एक केस हुआ था नवीन जिंदल केस, इस केस से निकल कर आया था ये नवीन जिंदल केस बनाम भारत संघ, और ये हुआ था 2004 में। 2004 से पहले क्या था, राष्ट्रीय ध्वज केवल सरकारी स्मारकों पर ही फहराया जाता था। और अब क्या है, 2004 के बाद नवीन जिंदल केस से हमें क्या दे दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हम अपने घरों पर भी फहरा सकते हैं और उसके लिए हमें ध्वज संहिता का पालन करना होगा। ठीक है, अब ये नवीन जिंदल केस से आया है। सूचना का अधिकार है इसके अंतर्गत, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत। चुप रहने का अधिकार है और एक विदेश जाने का अधिकार है। अब ये जो चुप रहने का अधिकार आया है, ये केरल में एक केस हुआ था, केरल वर्सेस भारत संघ। उसमें क्या हुआ था कि केरल में मुस्लिम धर्म के कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे मुस्लिम धर्म के, और प्रार्थना बोल रही थी स्कूल में। तो वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो चुप खड़े थे, और उस आधार पर स्कूल वालों ने क्या करा, उन्हें नाम काट के बाहर निकाल दे स्कूल से कि वो प्रार्थना नहीं बोल रहे। अब ये केस होगा हाईलाइटेड और ये चलेगा कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, तो प्रत्येक व्यक्ति को चुप रहने का भी अधिकार है। ठीक है, और लास्ट इसमें क्या दे रखा है, विदेश जाने का अधिकार। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 है और उसका भी सब क्लोज ए है, उसके अंतर्गत दी गई ये सारी बातें हैं जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आपकी बोलने की आजादी के ऊपर है। अब देखो, आपकी जो बोलने की आजादी है उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं इस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 19 के क्लोज 2 के अनुसार। ठीक है, अब वो जो प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध कैसे कैसे है, आपकी बोलने की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है लोक व्यवस्था के आधार पर, यानी कोई आप ऐसी बात बोल रहे हो जिससे कि लोक व्यवस्था भंग हो जाए, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाए, तो उस आधार पर आपकी बोलने की स्वतंत्रता को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा आधार है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि आप ऐसी कोई बात बोल रहे हो जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में आ रही है, तोड़ने वाली बात कर रहे हो, तो उसके आधार पर ही आपको क्या है, बोलने की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। तीसरा आधार है न्यायपालिका की अवमानना, यानी कि आप कोई ऐसी बात कह रहे हो जिसके द्वारा न्यायपालिका जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनकी अवमानना हो रही है, इनकी बेइज्जती हो रही है, तो उसके संदर्भ में आपकी बोलने की स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है और आपके ऊपर
जुर्माना भी लगाया जा सकता है या जेल भी आपको करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी बातें कहने से बचना होगा जिसमें न्यायपालिका की अवमानना होगी, इनका आदर करना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र निकाय है भारत के। फोर्थ जो आधार दिया गया है मानहानि। आपको किसी के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं बोलने हैं जिससे उसकी क्या हो जाए, मानहानि हो जाए। जैसा भी रिसेंटली आपने केस देखा होगा राहुल गांधी जी वाला, उनके ऊपर मानहानि का ही तो मुकदमा लगा था, और मानहानि का मुकदमा लगा था, उन्हें सजा मिल गई। अब सजा मिल गई है तो देख लो अब क्या हुआ है। नेक्स्ट जो आधार है वो है विदेशों के साथ संबंध खराब करने वाली बात। यानी कि आप कोई भी बात ऐसी बोल रहे हो जिस बात के आधार पर विदेशों से हमारे क्या हो सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं, तो ऐसी बात को बोलने से आपको रोका जाएगा। ठीक है, राज्य की सुरक्षा को लेकर के, अगर राज्य की सुरक्षा आपके बोलने से राज्य की सुरक्षा खतरे में आ रही है, दंगे भड़काने वाले आप काम कर रहे हो, दंगे फैलाने वाले काम कर रहे हो, तो आपको बोलने से रोका जा सकता है, आपकी आज़ादी छीनी जा सकती है। और नेक्स्ट आधार क्या है, अपराध के लिए उकसाना। यानी कि आप किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसा रहे हो कि भाई तेरे से इसने एक रैप्टा मार दिया, तू इतना कमजोर है, इससे इसका क्या करे, मर्डर कर दे इसका, चल तू कमजोर थोड़ी, अब ऐसे ऐसे करके उकसाओगे अब वो उसका मर्डर कर देगा। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। ठीक है, जो हमारी बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी का दायरा है, इस दायरे में रहकर हमें बोलने की आज़ादी पर काम करने हैं। ठीक है, ये हमारा दायरा है। ठीक है, और इस दायरे का ध्यान सभी व्यक्तियों को रखना है। जितने भी हम भारत के लोग हैं, सिर्फ किताब पढ़ के इतना मत जानो कि हमें बोलने की आज़ादी है, संविधान दे रहा है। ठीक है, संविधान तो ये बात भी बता रहा है कि बोलने की आज़ादी में क्या क्या दायरे हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिनके खिलाफ तुम्हें काम नहीं करना है, जिनके खिलाफ नहीं बोलने हैं, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज है, जिसके अंदर दी गई थी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी के ऊपर बातें। ठीक है, नोट करते रहना साथ के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई जैसा मुझे लग रहा है कि शायद ना मिला आपको कहीं भी ऐसी चीजें। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नोट करना चाह रहे हो तो नोट भी करते रहना साथ के साथ। नोट करना बहुत अच्छा रहेगा स्क्रीनशॉट से अच्छा, स्क्रीनशॉट से कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच के रख लेंगे मोबाइल में बस, फिर बाद में तो पढ़ लिया, तो साथ के साथ नोट करते रहो तो अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 19 का 1 और उसका आर्टिकल 19 का क्लोज 1 और उसका सब क्लोज बी। ठीक है, इसमें क्या बात बताई गई है कि तुम्हें सभा करने का अधिकार है और सम्मेलन करने का भी अधिकार है। ठीक है, सभा और सम्मेलन का अधिकार है तुम्हें, लेकिन जब भी आप सभा या सम्मेलन कर रहे होंगे तो आपको एक बात सॉरी आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि सम्मेलन क्या हो, निरायुध हो। निरायुध मतलब सम्मेलन के दौरान कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई भी दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, और सम्मेलन क्या हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो। और जुलूस का भी अधिकार है, अगर आपको सभा और सम्मेलन का अधिकार है तो जुलूस का भी अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। चलो अब जुलूस का जो अधिकार है, आपको जब भी जुलूस निकालना है तो जुलूस के अधिकार में एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में निकालना जुलूस। ठीक है, रोड का जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड में जुलूस निकालना है। अब ऐसा नहीं है कि जुलूस निकाल रहे हैं और पूरे रोड पर भागे फिर रहे हैं बीचों बीच। ठीक है, उससे क्या है कि इधर का भी ट्रैफिक जाम, उधर का भी ट्रैफिक जाम, दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम। तो ऐसी पागलपंती नहीं करनी है, मूर्खता नहीं करनी है, ये सब क्या होते हैं, मूर्ख लोगों की निशानी। तो मूर्ख लोगों की निशानियों से दूर रहना है, समझदार बनो, एक अच्छे नागरिक बनो। तो जुलूस निकालने का अधिकार है, और जुलूस निकालने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 के आर्टिकल 19 का क्लोज 1 और उसका सब क्लोज बी, इसके इस आधार पर है। अब देखो ये जो आपको जो आधार दिया गया है सभा में सम्मेलन करने का अधिकार, इस पर पाबंदियां लगाई गई हैं आर्टिकल 19 के क्लोज 3 के अनुसार। ठीक है, पाबंदियां कैसी हैं कि आप कोई सभा और सम्मेलन कर रहे हो और उस सभा सम्मेलन से क्या हो रही है, लोक व्यवस्था भंग हो रही है। ठीक है, लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आपकी सभा सम्मेलन को हटाया जा सकता है। ठीक है, बल के द्वारा। और आपके सभा सम्मेलन में कुछ ऐसी बात बोली जा रही है कि जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में आ रही है, फिर भी आपकी सभा और सम्मेलन का अधिकार छीना जा सकता है। और तीसरा जो आधार है राज्य की सुरक्षा को लेकर के है, यानी कि राज्य की सुरक्षा अगर आपकी सभा सम्मेलन से खतरे में पड़ रही है तो आपको सभा और सम्मेलन करने का अधिकार छीना जा सकता है और आपकी सभा सम्मेलन को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये बातें याद रखनी है इसके बारे में, सभा और सम्मेलन के अधिकार के बारे में, जो आर्टिकल 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज बी इसके अंतर्गत दी गई है। ठीक है, ध्यान से देख लेना एक बार कि कौन सा आर्टिकल है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आर्टिकल 19 का क्लोज 1 और उसका सी। इसमें कहा गया है संघ बनाने का अधिकार होगा। देखो, जो संघ बनाने का अधिकार है, ये जो आप जब भी संघ बनाने का अधिकार दिया गया है, संघ कैसा बनेगा? बिना शस्त्रों के। बिना शस्त्रों के, यानी कि संघ तो बना सकते हैं लेकिन संघ में कोई भी शस्त्र नहीं होना चाहिए। अगर संघ बनाने का आपको अधिकार दिया गया है तो उस पर निर्बंधन भी लगाए गए हैं। अब निर्बंधन के आधार क्या है? ये आर्टिकल 19 का क्लोज 4 में निर्बंधन के आधार दिए गए हैं। जो पीछे वाले आर्टिकल 19 के क्लोज 3 में आधार थे, वो इसमें ही है सेम। भाई, लोक व्यवस्था है, राष्ट्र की एकता व अखंडता है और राज्य की सुरक्षा है। इन 3 आधारों के आधार पर आपके संघ बनाने के अधिकार को क्या करा जा सकता है? खत्म किया जा सकता है, अगर आप इनमें से कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी काम हो रहा है तो इसे क्या किया जा सकता है? बाधित किया जा सकता है, निर्बंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 19 का क्लोज 1 और उसका डी, सब क्लोज डी। इसमें क्या बात बताई गई है? भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार। और दूसरा आर्टिकल है इसी के साथ आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज ई, भारत में कहीं भी निवास का अधिकार। अब आपको पता है कि भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपकी आज़ादी है, आज़ादी है, लेकिन उस पर कुछ निर्बंधन भी हैं। ठीक है, कुछ पाबंदियां भी हैं, और वे पाबंदियां क्या है अभी देखेंगे। भारत में कहीं भी रह सकते हो, या आपका अधिकार है, लेकिन कहाँ पर नहीं रह सकते वो आपकी पाबंदी है, जो भी इस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 19 के क्लोज 5 में। देखो, भारत में कहीं भी भ्रमण का अधिकार। देखो, सामान्य जनता के हित में आपको कहीं भी घूमने से रोका जा सकता है। सामान्य जनता के हित के लिए आपको कहीं भी घूमने से रोका जा सकता है, जैसे कि आपके इस आर्टिकल में दिया गया है कि भाई तुम्हें कहीं भी घूमने की आज़ादी है, लेकिन आपकी आज़ादी को घूमने को रोका जा सकता है। अब ज़्यादा ज़्यादा पीछे इतिहास में मत जाओ, अभी जाओ कुछ 2-3 साल पहले कोरोना आया था, और कोरोना में क्या लगा था? लॉकडाउन लगा था। और लॉकडाउन में आपकी जो ये घूमने की आज़ादी है, भ्रमण करने का अधिकार है, खत्म हुआ था या नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था भाई, क्योंकि इसे क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, इसे क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था तुम्हारे भ्रमण करने के अधिकार को, लॉकडाउन में। तो ज्यादा दूर इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, अभी 2-3 साल पहले ही चले जाओ, याद होगा लॉकडाउन, बहुत मजे में कटा होगा। ठीक है, लॉकडाउन। तो उस लॉकडाउन में क्या हुआ था कि सामान्य जनता के हित में आपके भ्रमण करने के अधिकार को क्या कर दिया गया था? बाधित कर दिया गया था। क्योंकि कोरोना क्या था? एक वायरल बीमारी थी, वायरस वाली बीमारी थी, और उस बीमारी से क्या हो रहा था? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था, यानी कि उसमें व्यक्तियों को घूमने से रोका गया इस वजह से, क्योंकि बहुत तेजी से फैल रही थी। ठीक है, चलो, दूसरा आधार क्या है? जनजातीय वाले क्षेत्रों के संबंध में, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस में, रोक लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन क्षेत्रों में घूमने की अनुमति नहीं है आपको। ठीक है, उन क्षेत्रों में आने जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो अपनी संस्कृति को लेकर बहुत सजग है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति उनके पास जाता है तो उन्हें लगता है कि हमारी संस्कृति का विनाश करने आया है ये व्यक्ति, और उस पर वे क्या करते हैं? जानलेवा हमला कर देते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों पर भी आपको घूमने का अधिकार नहीं है, और उन पर भी रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, और ऐसे क्षेत्रों में निवास भी नहीं कर सकते हैं आप, जनजाति वाले क्षेत्रों में। तो ये था हमारा आर्टिकल 19, जो हमें घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ में हमें क्या बात बता रहा है कि उन पर कुछ ना कुछ निर्बंधन है भाई, उन निर्बंधनों को भी ध्यान रखो। ठीक है, तो ये था। अच्छा, एक इसमें आर्टिकल डी के बाद हमने ई लिया है डायरेक्ट, अब एफ कहाँ गया? सॉरी, डी के बाद ई लिया है, लेकिन इसमें एक एफ भी था, आर्टिकल एफ। वो जो एफ था उसमें था संपत्ति का अधिकार, जो हम देख चुके हैं पहले ही, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो ये था हमारा आर्टिकल 19, जिसमें हमारी स्वतंत्रता थी। तो स्वतंत्रता है तुम्हारी, लेकिन ये भी बात ध्यान रखना कि उन पे क्या है? निर्बंधन भी है। ठीक है, उन निर्बंधनों को ध्यान रखना है।
और उन निबंधनों को जब ध्यान रखोगे तभी कुछ बात बनेगी आगे की। ये था नेक्स्ट आर्टिकल है इसका आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का जी। अभी जो ये जो जी है क्लोज 1 का जी है, इसमें क्या बात बताई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद का व्यवसाय, व्यापार व उद्योग करने का अधिकार होगा। यानी कि तुम क्या है अपने पसंद का व्यापार भी कर सकते हो, व्यवसाय भी कर सकते हो और उद्योग भी कर सकते हो, तुम्हारा बिल्कुल मौलिक अधिकार है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ इस पर निर्बंधन भी लगाए गए हैं। निर्बंधन कैसे है देखो, एक तो सामान्य जनता के हितों में आपको व्यापार उद्योग धंधे करने से रोक लगाई जा सकती है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपको चलो पसंद का व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है और बीच रोड पर ही ठेला लगा दिया, केले बेच रहे हैं जी वहाँ पे, तो बीच रोड पर क्यों लगाओगे कि भाई उससे क्या होगा, ट्रैफिक जाम होगा, सामान्य जनता क्या होगी, परेशान होगी। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। और ऐसे में क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है, ठीक है, पुलिस बल का इस्तेमाल करके। दूसरी बात, ऐसे उद्योगों में जहां राज्य का एकाधिकार हो। भाई आपको एक बात बताई गई है कि आप अपनी पसंद का उद्योग कर सकते हो कोई भी, ठीक है, लेकिन उद्योग अपनी पसंद का तो कर सकते हो, लेकिन ऐसी जगह पर उद्योग नहीं कर सकते जहां पर राज्य का क्या हो, एकाधिकार हो, जो राज्य की संपत्ति हो। अब मान लो कि बस अड्डा है, कोई बस अड्डे पे जाकर क्या अपनी तुम कैफे खोल सकते हो, वहां पे नहीं खोल सकते ना, क्योंकि राज्य की संपत्ति है वो। अब राज्य की संपत्ति पे कैसे कैफे खोल लोगे भाई, तुम अपनी संपत्ति भी तो खोल सकते हो। तो ऐसे उद्योगों, ऐसे जगह पर भी आपको रोक लगाई जा सकती है उद्योग करने से जहां पर राज्य का क्या हो, एक अधिकार हो। विशेषज्ञता के क्षेत्र में भी आपको क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। अब विशेषज्ञता के क्षेत्र में कैसा है, मान लो कि साइंटिस्ट हैं, अब वैज्ञानिक बनने के लिए तो वैज्ञानिक की विशेषज्ञता चाहिए। आपने कर ली 12वीं और आप चाह रहे हो कि मैं वैज्ञानिक वाला काम करना शुरू कर दूं, तो राज्य क्या काम करेगा, रोक लगा देगा। ये कह देगा कि आपके पास विशेषज्ञता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है आपकी, आप एलिजिबल नहीं है, तो आप इस तरीके का व्यवसाय या उद्योग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें आर्टिकल 19 सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सारी बातें मैंने एकदम बहुत अच्छे से बताई हैं तुम्हें, और एकदम जेन्युइन तरीके से बताई हैं। और फिर भी तुम्हारा कोई डाउट रह जाएगा ना, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो अपने डाउट को। जब डाउट हमें पता चलेगा तुम्हारे, तभी तो हम उनके सॉल्यूशन कर पाएंगे कुछ, ठीक है। तो सारे डाउट अपने जो भी रहा करें आपके, कमेंट बॉक्स में छाप दिया करो उन्हें। और ये सारी बातें नोट कर लेना, पीडीएफ भी मिल जाएगी वैसे इन सब चीज़ों की, लेकिन नोट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि चीज़ें जितनी भी तुम अपने हाथ से लिखोगे ना, जितने शब्द तुम्हारी पेन की चोंच के नीचे से निकल जाएंगे ना, वे सब तुम्हें याद बहुत जल्दी से हो जाएंगे। और पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, हाथ से लिखते रहो तो बहुत अच्छा काम होगा, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। वीडियो को तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।